जी जी, गुड इवनिंग। जी, अंकित प्रजापति जी, गुड इवनिंग। रूही जी, गुड इवनिंग। संजय त्रिपाठी जी, सुनीता कुंथल जी। मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी को प्लीज़ बता दीजिए आप लोग, ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे। संजय त्रिपाठी जी, प्लीज़ एक बार आप बता दीजिए। जी जी संजय जी, धन्यवाद। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेंगे कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा जो अभी तक का सीपीसी में हमने क्या क्या पढ़ा और टॉपिक कैसे चले हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ, और उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरप्लीटर सूट, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि अभी तक हमने सीपीसी में जो कुछ भी पढ़ा है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट बाद में भी आया हो तो उसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंक को प्लीज़ शेयर कर दिया करिए आप लोग। जी दिव्यांशी जी, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग जो है लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम लोगों ने जब सीपीसी स्टार्ट किया था, आज खैर सीपीसी की 16वीं क्लास है अगर देखें तो जब हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने पहले इसके स्ट्रक्चर को देखा था, नेचर को देखा था, ऑब्जेक्ट को देखा था। फिर उसके बाद हम गए थे डेफिनेशन क्लॉज पे, और डेफिनेशन क्लॉज पे जब हम गए थे तो हमने पार्टिकुलरली एक एक डेफिनेशन को जो भी इंपॉर्टेंट है, या आइदर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। फिर डेफिनेशन क्लॉज पढ़ने के बाद हमने अदर डेफिनेशंस भी देखे थे, जैसे कि कॉस्ट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इन सबको भी देखा था, जो भी सब्सटेंटिव पार्ट में अदर डेफिनेशन दी हुई हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे, आइदर सब्सटेंटिव पार्ट या फिर प्रोसीजरल पार्ट, हमने उसे कवर किया था। ये कर लेने के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सूट। और जब हम सूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट काइंड के जो है सूट की बात करता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर सूट है, और इसीलिए हमने जब इसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने स्पेशल सूट को देखना स्टार्ट किया पहले। तो जब हमने स्पेशल सूट देखना स्टार्ट किया तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि सेक्शन 89 यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। फिर उसके बाद हम गए तो हमने देखा फ्रेंडली सूट। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ही आगे की क्लासेस में आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो पहले आप समझिए कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, ताकि सिनॉप्सिस बन जाए सबके दिमाग में, और उसके बाद जब हम आगे की चीजें स्टार्ट करें तो बैकग्राउंड क्लियर रहे। तो हमने ये देखा, फिर हमने फ्रेंडली सूट देखा, फिर हमने सूट रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस देखा सेक्शन 91 में, फिर हमने सूट पब्लिक चैरिटीज देखा 92 में। ये देखने के बाद ये सारे सूट हैं। फिर उसके बाद हम गए तो हमने देखा सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट। फिर हम लोगों ने देखा सूट बाय एलियंस, सूट बाय फॉरेन स्टेट, सूट बाय और अगेंस्ट फॉरेन स्टेट। फिर उसके बाद हमने सूट अगेंस्ट सेक्शन 87B में भी हमने देखा था सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट।
तो इतने प्रकार के हमने सारे सूट्स देखे हैं अभी। ये जितने भी आप देख रहे हैं, स्पेशल में देखा या पार्टिकुलर में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और अभी हमारा पार्टिकुलर का एक लास्ट टॉपिक बचा ही हुआ है जो है इंटरप्रीटर सूट, जिसको कि आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 के साथ, और उसके साथ हम रीड विद करेंगे ऑर्डर 35। ये अभी तक की जो भी क्लासेस चली हैं, यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें कवर की हैं वो ये हैं। अब इंटरप्रीटर सूट के बाद भी अभी हमारे काफी सूट बच जाएंगे, जैसे कि माइनर से रिलेटेड जो सूट है यानी कि ऑर्डर 32, फिर इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड जो सूट है यानी कि ऑर्डर 33, या सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर है। तो ये अभी हमारा ये सूट चलेगा, और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम जो जनरल, मैंने आपको बताया था कि जो हम जनरल केसेस में देखते हैं तो वो हम देखते हैं सेक्शन 9 टू सेक्शन 35। ये अभी हमारा पार्ट जो है बचा हुआ है। और इसे हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि कोई टॉपिक रह गया हो या किसी को पता ना चला हो, तो ऐसा कुछ किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। जी आंचल जी, मैंने ये बताया है यहाँ पर कि हमने अभी तक सिविल प्रोसीजर कोड को जो जब से स्टार्ट किया है हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमने स्ट्रक्चर, नेचर, ऑब्जेक्ट को देखा, इसके बाद हम लोग गए डेफिनेशन क्लॉज पे, फिर उसके बाद हम लोगों ने जी मैं अभी बता रहा हूं आपको, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड में सब्सटेंटिव पार्ट में यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के 158 के बीच अदर जो डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें, जैसे कि कॉस्ट को कहीं पे डिफाइंड किया हुआ है या फिर इंटरेस्ट को कहीं पे डिफाइंड किया हुआ है, हमने इसे कवर किया। इसे कवर कर लेने के बाद बारी आती है सूट को लेकर के। तो मैंने आपको बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत वेरियस काइंड के सूट आपको यहां पर मिलेंगे, और एक एक पार्टिकुलर सूट को समझना जरूरी है। जब हम सूट को समझ जाएंगे तो सूट को समझने के बाद प्रोसीडिंग आएगी, और प्रोसीडिंग में आपकी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग आएगी, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग आएगी और एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग आएगी। तो हम लोग जब इंसिडेंटल प्रोसीडिंग देखेंगे तो वो हम देखेंगे सेक्शन 75 से 78, और वहां हम उसको प्रोसीजरल पार्ट से ऐड करके पढ़ेंगे। फिर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जब हम देख रहे होंगे तो वो सेक्शन 36 से स्टार्ट होगा और 74 तक जाएगा। ऐसे करके हमारी क्लास चलेगी, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद हम जो हमारा लास्ट पार्ट है सब्सटेंटिव पार्ट का, मिसलिनियस, उसे कवर करेंगे, और हमारा सिविल प्रोसीजर कोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद हम कम से कम अपनी 4 या 5 क्लासेस और देखेंगे जिसमें हमारी जो भी चीजें कवर ना हुई हो या कवर होने के बाद भी बच्चों को समझ में ना आई हो, किसी को कुछ चीजें क्लियर ना हुई हो, तो हम उसे भी, उस पोर्शन को भी समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आज अभी तक आप लोगों को बताया कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम सूट की बात करें तो हमने सेक्शन 89 देखा था कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, फिर हमने सेक्शन 90 देखा था फ्रेंडली सूट, 91 देखा था पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड अगर कोई सूट लाना है तो उसको लेकर के क्या प्रोविजन है, फिर पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड सेक्शन 92 है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सूट जो है बाय सूट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। फिर हम लोगों ने देखा था जो भी है कि सूट किसको लेकर के, सूट एलियन के द्वारा लाया जाए, सूट किसी फॉरेन स्टेट के द्वारा लाया जाए, सूट अगेंस्ट फॉरेन स्टेट लाया जाए, या सूट किसी फॉर्मर इंडियन स्टेट के रूलर के अगेंस्ट लाया जाए। यह सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ये देखने के बाद मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने इतने ही सूट के प्रोविजन को कवर किया है। अभी जो हमारा आज का क्लास रहेगा वह इंटरप्लीडर सूट से रिलेटेड रहेगा, और यहीं पे सूट खत्म नहीं होगा। अभी हम सूट रिलेटिंग टू जो माइनर है या इंडिजेंट पर्सन द्वारा जो सूट लाया जाएगा वो कैसे लाया जाएगा, या फिर सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर है, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे जनरल पार्ट पे, यानी कि फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे जनरल पार्ट पे, और वहां पर हम देखेंगे सेक्शन 9 टू सेक्शन 35, और वहां सारी चीजें हम कवर कर देंगे। वहां पर आपको समन भी मिलेगा कि समन भेजा जाएगा, वहां पर आपको ट्रांसफर भी मिलेगा, सूट आपको कहां इंस्टीट्यूट करना है इसको भी लेकर के आपको वहां प्रोविजन मिलेगा, कौन से सूट जो है आप सिविल मैटर में ला सकते हैं, या कौन से मैटर जो सूट मतलब सब्जेक्ट मैटर होगा जो सिविल सूट के लिए नहीं होगा। ये सारी चीजें जब हम कवर करेंगे तो ये हम देखेंगे सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 35 तक। मैंने आपको अभी तक पूरा सिनॉप्सिस दिया हुआ है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसको पढ़ने के बाद, ये समझाने के बाद हमारा कुछ हम क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं, जैसे कि डेली की क्लासेस में। तो जो भी हमने लास्ट टॉपिक कवर किया हुआ होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आइए मैं
कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछता हूं और देखते हैं कि कितने बच्चे समझ पाते हैं या कितने बच्चों को उसका कोई फायदा मिला है। जी जी उमेश जी, बिल्कुल। जी स्वाति जी, धन्यवाद। तो आइए पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था उससे रिलेटेड। तो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे फॉरेन स्टेट और रूलर को लेकर के, तो हम लोगों ने पहले ही फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन को डेफिनेशन क्लॉज में देख लिया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेन स्टेट और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट भी डिफाइन किया हुआ है सीपीसी में। तो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि यह किस सेक्शन में डिफाइंड है। एक एक करके हम लास्ट क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमारा एक बैकग्राउंड क्लियर रहे कि हाँ हमने क्या चीजें पढ़ी हैं और कहाँ कहाँ से हमने चीजों को कवर किया है। तो प्लीज आप लोग आंसर करिए कि हम लोगों ने फॉरेन स्टेट और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट को लेकर के जो डेफिनेशन देखा था वह किस सेक्शन में दिया हुआ है। जी संगीता जी, गुड इवनिंग। जी संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। स्वाति जी, बिल्कुल सेक्शन 87A। सेक्शन 87A में मैं बता दूं सभी को कि फॉरेन रूलर और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट और रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट डिफाइंड किया हुआ है। फिर इसको लेकर के हमें आप ये प्लीज आंसर करिए आप लोग कि अगर किसी पार्टी को अगर हम जैसे अगर फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट सूट ला रहे हैं और उसे हमें पार्टी बनाना है तो उसे हम क्या नाम देंगे। इसको लेकर के जो प्रोविजन दिया हुआ है ये किस सेक्शन में डील करता है। अगर हमें फॉरेन स्टेट को या रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट सूट सिविल सूट लाना है और उसे पार्टी ऑफ द सूट बनाना है तो उसे हम क्या नाम देंगे एज अ पार्टी इन सिविल सूट। इसको लेकर के कौन सा प्रोविजन जो है डील करता है, प्लीज आंसर करिए आप लोग। और लाइक और शेयर प्लीज तब तक करते रहिए जब तक कि हमारी क्लास का टॉपिक स्टार्ट ना हो जाए, ताकि एक बार स्टार्ट होने के बाद आप लोगों का पूरा फोकस क्लास पे रहे। तो जिस जिसके पास भी टाइम हो या टाइम निकाल के प्लीज आप लोग जो है लिंक को शेयर कर दीजिए। जी 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 संजय त्रिपाठी जी, जब हम सेक्शन 87 पढ़ते हैं तो वहां पर दिया हुआ है इससे रिलेटेड प्रोविजन। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अलाइन फ्रेंड है वो बिना कंसेंट के सूट ला सकता है। जो अलाइन एनिमी है और रिसाइड कर रहा है इन इंडिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से सूट ला सकता है, और जो अलाइन एनिमी है आउटसाइड इंडिया वो सूट ला ही नहीं सकता। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है। जी संजय त्रिपाठी जी, नेम ऑफ स्टेट गुलिस्तान जी सेक्शन 87 बिल्कुल सही। रेखा कुशवाहा जी सेक्शन 87 सही है। स्वाति मिश्रा जी सेक्शन 87। अब प्लीज आप लोग आंसर करिए कि अलाइन व्हेन अलाइन में शिव, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन दिया हुआ है जहां मैंने आपको बताया था। जी दिव्यांशी जी सेक्शन 83। सेक्शन 83 संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हो सकता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट सिविल सूट लाते हैं या किसी रूलर के अगेंस्ट फॉरेन सूट लाते हैं सिविल सूट, तो वहां पर जब डिग्री हमारे फेवर में पास हो जाती है, तो जो डिग्री हमारे फेवर में पास हो जाती है अगर उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है मान लीजिए, तो हमें वहां पर किसी की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। तो प्लीज आप लोग बताइए कि इससे रिलेटेड प्रोविजन किस सेक्शन में दिया हुआ है, और अगर हम फॉरेन स्टेट या रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट डिग्री हमारे फेवर में आ जाती है तो उसको अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है किस सेक्शन में दिया हुआ है और किसकी कंसेंट जो है रिक्वायर्ड होगी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट या रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट कोई सूट आता है और वो सूट का जो डिग्री आती है वो हमारे फेवर में आ जाती है, तो वो जो डिग्री हमारे फेवर में आई है अगर उसे हमें एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, वहाँ हमें कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। जी स्वाति मिश्रा जी सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही। तो इससे रिलेटेड प्लीज आप लोग मुझे आंसर करिए कि सेक्शन जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का डील करता है, वो कौन सा सेक्शन है।
जी स्वाति जी, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 86 के क्लॉज 3 में। जब आप सेक्शन 86 रीड करेंगी तो उसके आपके क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है कि एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, नो डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। जी गुलिस्तान जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल करेक्ट। गुलिस्तान जी सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग क्लॉज के साथ आंसर करिएगा। मैंने आपको बताया था कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब भी अगर हमें डिग्री एग्जीक्यूट करानी है इनके अगेंस्ट, तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता इस कोड के तहत। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन दिया हुआ है वो विथ क्लॉज आप आंसर करिए, और वो पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं अगर आप बता सके तो प्लीज आप बताइए। जी स्वाति जी, उमेश भाई बिल्कुल सही है आपका आंसर। सिद्धार्थ पांडे जी, सेक्शन 86 बिल्कुल। जी संजय त्रिपाठी जी, बिल्कुल सेक्शन 86 क्लॉज 5। और वहां पर जब आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि इन पर्सनैलिटीज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इस कोड के तहत, जैसे कि रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट, एम्बेसडर, एनवॉय, हाई कमिश्नर ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री, और मेंबर ऑफ स्टाफ ऑफ सच फॉरेन स्टेट, और स्टाफ ऑफ रिटेन्यू ऑफ द रूलर, एम्बेसडर, एनवॉय, फॉरेन स्टेट, और द हाई कमिश्नर ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री। जी दिव्यांशी, 86 क्लॉज 5। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक का सबका बैकग्राउंड क्लियर है। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लिंक को जो है शेयर कर दीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा इंटरप्लीडर सूट। और इंटरप्लीडर सूट पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि सिविल प्रोसीजर कोड में हम जब इंटरप्लीडर सूट पढ़ रहे होंगे तो हम इसके सब्सटेंटिव पार्ट को देखेंगे, यानी कि सेक्शन 88 को, फिर हम प्रोसीजरल पार्ट को देखेंगे, यानी कि ऑर्डर 35 को, और उसके बाद आप लोग प्लीज़ अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर हो आप लोगों के पास तो उसकी हेल्प ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग इंटरप्लीडर सूट स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोग प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए और अपनी अपनी बेयर में आप लोग सेक्शन 88 जो है देखिए। तो सीपीसी एक मिनट। तो सीपीसी 1908 का जब आप पार्ट 4 देखेंगे, आप लोग प्लीज अपनी अपनी बेयर में देखिए सीपीसी 1908। तो सीपीसी 1908 का जब आप पार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको सीपीसी 1908 में पार्ट 4 प्लीज आप लोग देखिए अपनी बेयर में, सीपीसी का पार्ट 4। सीपीसी 1908 पार्ट 4। तो सीपीसी 1908 का जब हम पार्ट 4 देखते हैं और पार्ट 4 में जब हम सेक्शन 88 रीड करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है इंटरप्लीडर सूट। अब इंटरप्लीडर सूट को समझने से पहले
हमें और भी चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जो जनरल केसेस होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। जनरली सूट में एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। जो प्लेंटिफ होता है यह सूट लेकर के आता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक, यहाँ पर इसके कोई क्लेम होते हैं या किसी राइट को ये क्लेम कर रहा होता है। लेकिन जब हम इंटरप्लीडर सूट पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कि डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट है। यहाँ की जो सिचुएशन है वो इस प्रकार है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि इंटरप्लीडर सूट में डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट होता है। जनरली क्या होता है कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है। और इंटरप्लीडर सूट में हम लोग देखेंगे सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 88 और प्रोसीजरल पार्ट में ऑर्डर 35। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब आइए देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो ये सेक्शन 88 है वो क्या कहता है। हम पहले बेयर रीड करते हैं और बेयर रीड करने के बाद हम इसके एसेंशियल्स को देखेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में सेक्शन 88 देखिए। मैं सेक्शन 88 रीड करता हूं और उसके बाद हम समझते हैं कि सेक्शन 88 क्या है। तो सेक्शन 88 कहता है, वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेब्ट। एक एक टर्म को अगर आप हाईलाइट कर सके तो करिएगा। सेम डेब्ट, सम ऑफ मनी, अदर प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मूवेबल और इमूवेबल दोनों की बात किया हुआ है। मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन हु क्लेम नो इंटरेस्ट देयरिन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। पहले इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कहता है कि दो या दो से अधिक पर्सन एडवर्सली एक दूसरे से कोई कुछ क्लेम ला रहे हैं, यानी कि किसी सम ऑफ मनी को लेकर के, किसी डेप्ट को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे कि वह मूवेबल हो और चाहे इमूवेबल हो। और जो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यानी कि जो पर्सन सूट लाएगा इनको इन दोनों के पोजीशन को क्लियर करने के लिए, वो केवल क्या डिमांड कर रहा है, वो केवल अपने चार्जेस और कॉस्ट की डिमांड कर रहा है। जो भी उसकी इन लोगों की प्रॉपर्टी उसने होल्ड करके रखी हुई है, उस चीज से रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं या कॉस्ट आई हुई है, वो मात्र इनसे वही क्लेम कर रहा है। फिर कहता है, सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होगा जो यहाँ सूट लाएगा, यानी कि डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट के केस में जो यहाँ पर थर्ड पर्सन सूट लाएगा, मान लीजिए कि ए है, इसने जो है कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है। अब ये प्रॉपर्टी पे जो क्लेम है वह सी भी चाहता है और बी भी चाहता है। तो यहाँ पर जो ए है वो सूट लाएगा किसके अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट, ताकि पहले ये पोजीशन क्लियर हो जाए कि यह प्रॉपर्टी बिलोंग किसको करती है। और जिसको भी बिलोंग करेगी, अगर जो डिसीजन जिसके भी फेवर में आएगा, वह प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। और इसकी लास्ट लाइन कहती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा बेलमेंट। बेलमेंट के केस में क्या होता है, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। ये पर्सन सामने वाले को अपनी कुछ प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए रख के चला जाता है, ठीक है, और सामने वाला इससे लॉफुल चार्जेस लेता है और इसको उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देता है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है, ये जो यहाँ पर क्लेम ला रहा है अपने कॉस्ट और चार्जेस को, वो एज एन इंडेमनिटी ला रहा है। तो प्लीज आप इसे भी मार्क करिए। यहाँ देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 88 में। एक तो प्रॉपर्टी किस नेचर की होगी, तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। इंटरप्लीडर सूट कहां पर दिया हुआ है, तो सेक्शन 88 में दिया हुआ है। थर्ड, यहाँ पर जो वो क्लेम ला रहा है अपने मतलब कॉस्ट और चार्जेस को लेकर के, वो क्या होगा, वो एज एन इंडेमनिटी वो क्लेम करेगा, ठीक है। तो सिंपली जो सेक्शन 88 जो कह रहा है, आइए हम इसे एक बार समझ लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट के साथ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये सपोज करिए ए, बी ने इन्हें कोई प्रॉपर्टी अपनी दे दी। बाद में जब प्रॉपर्टी इनसे ये वापस क्लेम कर रहे हैं, सेम टाइम पे सी भी क्लेम करता है सेम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो ए है, इसको ये पोजीशन क्लियर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी बी से बिलोंग करती है या सी से। तो इसी सिचुएशन को या इन्हीं सर्कमस्टांसेस में ए क्या करता है कि पहले तो उसे क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है। इसको लेकर के वो क्या करता है, ए सूट लाता है अगेंस्ट बी एंड सी। यही होता है इंटरप्लीडर सूट जो हमने देखा सेक्शन 88 में। यहां पर जो ए है, इसका मात्र क्लेम क्या है पार्टी से, कॉस्ट और चार्जेस का। कैसे, एज एन इंडेमनिटी। और ये जो दो पार्टी है यानी कि बी एंड सी,
इनके जो राइवल क्लेम है वह किससे रिलेटेड है? किसी सम ऑफ मनी से, या तो किसी डेप्ट से, या तो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वह मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। यही कहता है सिंपली आपका सेक्शन 88। आइए फिर भी हम देख लेते हैं कि कुछ क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि आपको सेक्शन 88 में देखने हैं। तो पहला कहता है कि यहां पर कुछ डेप्ट होना चाहिए, सम ऑफ मनी होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे मूवेबल हो और चाहे इमूवेबल। दूसरा पॉइंट, दो और दो से अधिक पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट एडवर्स क्लेम ला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इस सिचुएशन में बताया, यानी कि बी और सी एडवर्स क्लेम ला रहे हैं, दोनों ही डिमांड कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी पे। तीसरा पॉइंट, जो यहां पर सूट लाने वाली पार्टी यानी कि जो ए है, ये केवल अपने कॉस्ट और चार्जेस को क्लेम कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी ये जिस किसी को भी सौंपेगा उससे वो अपने केवल कॉस्ट और चार्जेस वसूलेगा। ठीक है। फिर चौथा, जब ये सूट ला रहा होगा ए यानी कि बी के अगेंस्ट और सी के अगेंस्ट पोजीशन, मतलब इस चीज पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के पोजीशन को क्लियर करने के लिए कि किससे बिलोंग करती है, क्योंकि ये जरूरी है कि पहले से कोई सूट पेंडिंग ना हो, और अगर पेंडिंग में है तो उसको उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। जब हम लोग रेस्ट सब जुडियूस पढ़ेंगे सेक्शन 10 में तो इसे हम समझेंगे। तो अगर पहले से कोई सूट चला आ रहा है तो वो सूट के ऊपर क्या लग जाएगा? रेस्ट सब जुडियूस लग जाएगा, यानी कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी लग जाएगा और उसको स्टे कर दिया जाएगा। और पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर वो कहता है, तो आपने देखा कि डेप्ट को लेकर के, सम ऑफ मनी को लेकर के, या प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे कि मूवेबल हो चाहे कि इमूवेबल हो, दो या दो से अधिक पर्सन राइवल क्लेम ला रहे हैं सेम डेप्ट पे, सम ऑफ मनी पे या प्रॉपर्टी पे। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो केवल कॉस्ट और चार्जेस क्लेम कर रही है एज एन इंडेमनिटी। और यहाँ पर जो सूट लाया जा रहा है इससे पहले ये जरूरी है कि कोई सूट पेंडिंग ना हो, अगर पेंडिंग है तो उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। ये कहता है आपका सेक्शन 88। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे आप लोग बताइए। अगर यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग आंसर करिए, और प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और अभी भी वॉइस को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए आप लोग। जी जी स्वाति जी धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का इंटरप्लीडर सूट का सेक्शन 88, जिसको कि हमने ये देखा। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि जब मैं सब्सटेंटिव पार्ट बोलूं तो आप इसकी आदत बना लीजिए। सब्सटेंटिव पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट, अगर ये आदत बनी रहेगी तो जब आप मेंस राइटिंग कर रहे होंगे या आप खुद से भी स्टडी कर रहे होंगे तो आप चीजों को जोड़ जोड़ करके पढ़ेंगे। और हम लोगों ने ऐसे ही करते करते मात्र 16 क्लासेस में बहुत सारे ऑर्डर्स को जो है कवर कर लिया है। और अगर ऐसी कंटिन्यूटी बनी रही तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग 50 में से 25 से 30 ऑर्डर को कवर कर लेंगे अपनी सीपीसी कंप्लीट होते होते। और जो बच भी जाएंगे वो बहुत छोटे छोटे माइनर ऑर्डर होंगे, तो आप उसको इजीली समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ें और इसके प्रोसीजरल पार्ट को देखें। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में ऑर्डर 35 देखिए सिविल प्रोसीजर कोड का। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में ऑर्डर 35 देखिए, और मैं ऑर्डर 35 एक एक करके सारे रूल को रीड करूंगा और उसके बाद हम उसे समझेंगे कि ऑर्डर 35 जो है वो क्या बताता है। हम लोगों ने ऑर्डर 36 में स्पेशल केस देखा था, यानी कि जब हम फ्रेंडली सूट पढ़ रहे थे सेक्शन 90 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, तो हमने ऑर्डर 36 को ऑलरेडी पूरा कवर कर लिया था। अब आज जो हमारा इंटरप्लीडर सूट है यानी कि सेक्शन 88, इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो दिया हुआ है आपके ऑर्डर 35 में। और मैंने आपको बताया कि अब आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा रूल आएगा, वहां पर हम थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट के भी एक प्रोविजन को देखेंगे, तो जो है कि हमें और भी कुछ नई चीज जानने को मिलेगी।
तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में इंटरप्लीडर सूट ऑर्डर 35 देखिए और मैं इसका रूल 1 रीड कर रहा हूं, उसके बाद हम समझेंगे। तो रूल 1 कहता है कि प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट कहता है इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू अदर स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर प्लेंट। तो हम लोगों ने प्लेंट को लेकर के देखा था ऑर्डर 7 ऑर्डर 7 में हमने प्लेंट देखा था, ठीक है। तो वहां पे हमने जाना था कि प्लेंट में क्या क्या पार्टिकुलर्स होते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि जो प्लेंट में जो भी पार्टिकुलर्स होंगे उनके सिवाय कुछ और भी चीजों को ऐड करना होगा जब हम इंटरप्लीडर सूट लाएंगे। अब वो कौन सी चीजें हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो पहला कहता है कि दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया जो ए सूट ला रहा था बी और सी के अगेंस्ट, ये क्या क्लेम कर रहा है, ये मात्र अपना कॉस्ट और चार्ज एज एन इंडेमनिटी। भाई हमने कुछ रखा है आपका, उसको प्रॉपर वे में उसके केयर में हमारा कुछ कॉस्ट आया है तो वो हम तो आपसे वसूलेंगे ही। तो यहां पर वही कहता है कि जो प्लेंट होगा इसमें इस चीज को भी मेंशन करना जरूरी है। दूसरा, द क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट सेवरली, यानी कि जो बी का क्लेम है या सी का क्लेम है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, ये सेवरल होना चाहिए और ये उसमें मेंशन होना चाहिए। तीसरा, that there is no collusion between the plaintiff and any of the defendant, यानी कि ए का बी के साथ या ए का सी के साथ किसी प्रकार का कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों ने आपस में मिल करके पहले से ही कुछ ऐसा एग्रीमेंट या एग्री हो गए हों कि वह जानबूझ करके ऐसा सूट लाएंगे जहां पर कि वो बी को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो यहां किसी भी प्रकार का कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए ए का किसी भी पार्टी के साथ, ये तीनों चीजें ही मेंशन होनी चाहिए उस प्लेंट में। तो ये था हमारा ऑर्डर 35 का रूल 1। फिर ऑर्डर 35 का रूल 2 क्या कहता है, वो कहता है पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम इनटू कोर्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि वेयर द थिंग क्लेम इज केपेबल ऑफ बीइंग पेड इनटू कोर्ट और प्लेस इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, द प्लेंटिफ मे बी रिक्वायर्ड टू सो पे और प्लेस इट बिफोर ही कैन एंटाइटल टू एनी ऑर्डर इन द सूट। तो यहां पर सिंपल कहना है, मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन 88 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस चीज को लेकर के सूट आ रहा था, तो सम ऑफ मनी को लेकर के आ रहा था, या फिर किसी डेप्ट को लेकर के आ रहा था, या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आ रहा था जो कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो। तो इस प्रॉपर्टी में से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इस प्रकार की है कि जिसको कोर्ट में प्लेस किया जा सकता है, यानी रखा जा सकता है, ले आया जा सकता है, तो यहां पर जो प्लेंटिफ होगा यानी कि ए, ये क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास करेगा कि इस प्रॉपर थिंग को वो कोर्ट में ले आए। यही कहता है आपका ऑर्डर 35 का रूल 2। फिर उसके बाद दिया हुआ है ऑर्डर 35 के रूल 3 में प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ऐसे ऊपर ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 35 का, वो है रूल 4। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर 3 चीजें समझने को हैं, तो आप लोग पहले से उसे 3 पार्ट में बांट लीजिए और उसको जब मैं रीड करूंगा तो आप समझिएगा कि इसको हमें 3 तरीके से समझना है। तो ये कहता है प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा पहली हियरिंग में। तो मैंने आपको बताया कि इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट इसका समझते हैं क्या कहता है। कहता है एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में, पहला, डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू द डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम, अवॉर्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। यानी कि जो ये प्लेंटिफ है इसे क्या कर देगी कोर्ट, पहली ही हियरिंग में डिस्चार्ज कर देगी सभी प्रकार की लायबिलिटी से, और जो भी इसका कॉस्ट या चार्जेस है वो इसे पे कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसे साथ ही साथ सूट से डिसमिस भी कर दिया जाएगा। और पहले में ही दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ इट थिंक्स दैट जस्टिस और कन्वीनियंस सो रिक्वायर रिटेन ऑल पार्टीज अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है तो वो ए को, जो सूट आया था ए वर्सेस बी एंड सी को लेकर के, जहां पर उसे पोजीशन क्लियर करनी थी, तो इस ए को या बी को या सी को कोर्ट जो है जब तक कि फाइनल कंक्लूजन ना निकल के आ जाए ट्रायल का, इन्हें सभी को पार्टी बना करके रख सकती है। तो ये था हमारा ऑर्डर 35 का रूल 4 का पहला पार्ट। अब आइए देखते हैं ऑर्डर 35 के रूल 4 का दूसरा पार्ट। वो कहता है कि वेयर द कोर्ट फाइंड दैट द एडमिशन ऑफ द पार्टीज और द एविडेंस इनेबल इट टू डू सो, इट में एडजुडिकेट द टाइटल टू द थिंग क्लेम। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है किसके बिहाफ पे, एडमिशन, जो भी पार्टीज द्वारा एडमिशन किया गया है, और दूसरा एविडेंस को देखते हुए, और एडमिशन को लेकर के इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप प्रोविजन पढ़ते हैं, और आप जब सिविल प्रोसीजर कोड देखेंगे
तो आई थिंक सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 12 में आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। और जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ते हैं तो हमने वहां यही पढ़ा है कि जो एडमिशन है वो पार्टिकुलरली सिविल मैटर से रिलेटेड है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 17 टू सेक्शन 23 प्लस 31। और जब आप सीपीसी देखेंगे तो सीपीसी में आपको ऑर्डर 12 में मिल जाएगा। तो कोर्ट को एडमिशन के पार्टीज के एडमिशन से या जो अदर एविडेंसेस कोर्ट में रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये क्लियर हो जाता है कि ये पार्टिकुलर थिंग किसके किसके पाले में जानी चाहिए, या ये पार्टिकुलर थिंग जो दोनों राइवल पार्टीज क्लेम कर रही हैं ये किसकी है। तो कोर्ट एडमिशन और एविडेंसेस को देख करके यहाँ पर जो है मामले को एडजुडिकेट करेगा। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर 35 के रूल 4 का थर्ड पार्ट। ये कहता है वेयर द एडमिशन ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट सो टू एडजुडिकेट, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया पहला दूसरा, और दूसरे में मैंने आपको क्या बताया कि एडमिशन को और एविडेंसेस को देख के कोर्ट को क्लियर हो जा रहा है तो एडजुडिकेट कर दे रही है। तीसरा कह रहा है कि अगर कोर्ट को क्लियर नहीं हो रहा है एडमिशन आने के बाद भी पार्टीज के, तो वो क्या करेगी, तो वो करेगी, पहला कहता है इशू दैट एन इशू और इशूज बिटवीन द पार्टीज बी फ्रेम्ड एंड ट्राइड, यानी कि अब यहां पर होगी इशू की फ्रेमिंग, यानी कि ऑर्डर 14 जब आप पढ़ेंगे सीपीसी का तो वहां फ्रेमिंग ऑफ इशूज से रिलेटेड दिया हुआ है। यानी कि कोर्ट को अगर एडमिशन पार्टीज के आ जाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है पोजीशन तो वो क्या करेगी, फ्रेमिंग ऑफ इशूज करेगी। और इसका दूसरा कहता है कि दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ, और किसी भी क्लेमेंट को क्या किया जा सकता है, प्लेंटिफ की जगह पर या प्लेंटिफ के साथ ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ कहता है कि एंड शैल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन ऑर्डिनरी मैनर, और इसके बाद जो सूट होगा वो एज ऑर्डिनरी मैनर चलेगा। तो हमने देखा ऑर्डर 35 में इंटरप्लीडर सूट में फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर एडमिशन और एविडेंस से पोजीशन क्लियर है तो एडजुडिकेट कर देगी, या तो फर्स्ट हियरिंग पे वो क्या करेगी, जो ए यानी कि जिसने प्लेंटिफ ने सूट लाया था उस प्लेंटिफ को उसके चार्जेस और कॉस्ट देने के बाद सूट से डिसमिस कर दिया जाएगा, या तो अगर जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड है तो जब तक कि ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए, कंक्लूजन ना आ जाए, तब तक सभी को एज अ पार्टी कोर्ट में जो है सभी को सूट में एज अ पार्टी बना करके रखा जाएगा। ये कह रहा था आपका ऑर्डर 35 का रूल 4। अब उसके बाद समझते हैं ऑर्डर 35 के रूल 5। तो अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद हमारे ऑर्डर 35 में हमारा रूल 5 और रूल 6 ही बचता है, तो उसे हम देख लेंगे। तो प्लीज आप लोग बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको ऑर्डर 35 का रूल 1 बताया, रूल 2 बताया, रूल 3 बताया, रूल 4 बताया। जी जी दिव्यांशी। अब जो मैं ऑर्डर 35 का रूल 5 रीड करूंगा, जी स्वाति धन्यवाद। तो अगर मैं जब अब मैं जो ऑर्डर 35 का रूल 5 रीड करूंगा तो मैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर ले लीजिए और उसके सेक्शन 116 को देखिए। रेखा जी वो रूल 4 है, ऑर्डर 35 का रूल 4 है। मैं अभी उसको समराइज करते समय बता दूंगा आपको। तो मैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम ऑर्डर 35 का रूल 5 देखेंगे इससे पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 116 देखेंगे। तो प्लीज आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर ले लीजिए और उसके 116 सेक्शन को मैं रीड करता हूं और उसके बाद हम यहां पर आएंगे। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में दिया हुआ है स्टॉपेल। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है चैप्टर 8 जो कि इस प्रोसीजरल लॉ का सब्सटेंटिव पार्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जब आप चैप्टर 8 देखेंगे जो कि दिया हुआ है सेक्शन 115 टू सेक्शन 118, ये है स्टॉपेल से डील करता है। और मैंने आपको बताया कि जब हम ऑर्डर 35 का रूल 5 पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 116। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में एविडेंस एक्ट की बेयर में सेक्शन 116 देखिए, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 116 कहता है स्टॉपेल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। ये इसका मार्जिनल हेड था। बेयर कहती है नो टीनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टीनेंट
shall during the continuance of tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property। बस इतना ही समझना था। कहता है कि नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, यानी कि टेनेंट या जो टेनेंट के बिहाफ पर पर्सन क्लेम कर रहा है वो शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, और जब उसकी टेनेंसी चल रही है, टेनेंसी के पीरियड के दौरान वो परमिट नहीं होगा कि वो क्या डिनाई कर सके, वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड है, यानी कि जिसने उसको लैंडलॉर्ड ने उसको टेनेंट को रखा था, वो बिगिनिंग में उसके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका टाइटल नहीं था, यानी कि उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर स्टॉपेल का प्रिंसिपल लग जाएगा। और ये लगता है सेक्शन 116 से इंडियन एविडेंस एक्ट की। और जब मैं ऑर्डर 35 का रूल 5 पढ़ाऊं तो आप प्लीज इसको वहां मेंशन कर दीजिए। अब आइए हम देखते हैं ऑर्डर 35 का रूल 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों इलस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब मैं पढ़ता हूं ऑर्डर 35 का रूल 5। वो कहता है एजेंट एंड टेनेंट मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट। एजेंट और टेनेंट इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकते। कहता है बेयर प्रोविजन नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इनेबल एजेंट टू सू देयर प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट नहीं ला सकता। मान लीजिए कि यहां ए एजेंट होता, तो यहां जब अगर ए एजेंट होता तो वो अगर उसका बी प्रिंसिपल है तो वो इंटरप्लीडर सूट नहीं ला पाता। दूसरा कहता है नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल डीम टू इनेबल टेनेंट टू स्यू देयर लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को भी टेनेंट स्यू नहीं कर सकता। मान लीजिए कि ये टेनेंट होता और बी लैंडलॉर्ड होता, तो यहां पर भी ए क्या नहीं ला सकता था, इंटरप्लीडर सूट। और ये यहां लाने से क्यों बार हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके ऊपर स्टॉपेल का प्रिंसिपल लग जाएगा और ये इस चीज को चैलेंज ही नहीं कर सकता कोर्ट में कि बी का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या नहीं है, टाइटल नहीं था। इसीलिए मैंने आपको सेक्शन 116 इंडियन एविडेंस एक्ट का रीड कराया। फिर उसके बाद कहता है टेनेंट टू स्यू देयर लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग देम टू इंटरप्लीड विद एनी पर्सन अदर देन पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। तो ये जो एजेंट है या ये जो टेनेंट है, एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट या टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकता, और इसको बार करता है ऑर्डर 35 का रूल 5। और आइए इसका हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन जो है मैं रीड करता हूं, आप लोग देखिए अपने बेयर में। कहता है ये डिपॉजिट करता है एक बॉक्स ऑफ ज्वेलरी किसके पास, बी के पास, एज हिज एजेंट, यानी कि बी जो है वो ए का यहाँ पर क्या है, एजेंट है। और सेक्शन ऑर्डर 35 का रूल 5 क्या कहता है कि एजेंट जो है प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकता। फिर कहता है सी एलिज्ड करता है कि दैट द ज्वेल्स वेयर रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम बाय ए, और यहां पर सी एलिगेशन लगाता है कि जो ए ने यानी कि जो बी का प्रिंसिपल था उसने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया हुआ था किससे, सी से, एंड क्लेम देम फ्रॉम बी, और इसी बात को लेकर के वो बी के अगेंस्ट क्लेम लाता है कि वो जो ए ने बॉक्स ऑफ ज्वेलरी बी को सौंपी थी वो मुझे दे दी जाए। बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्लीडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी, और यहां पर बी क्यों सूट नहीं ला पा रहा है, क्योंकि उसको ऑर्डर 35 का रूल 5 बार कर रहा है। और ऐसा ही लैंडलॉर्ड के टेनेंट के केस में भी होगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर 35 का लास्ट रूल है रूल 6, मैं वो रीड करता हूं फिर हम उसे समझते हैं और उसके बाद हम पूरे टॉपिक को एक बार समराइज कर देंगे। तो ऑर्डर 35 का रूल 6 कहता है चार्ज फॉर प्लेंटिफ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है ये हम जब सेक्शन 35 पढ़ रहे थे सब्सटेंटिव पार्ट में तो हमने वहां क्लियर कर लिया था, आप चाहें तो बेयर में मेंशन कर सकते हैं। कहता है कि वेयर द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ बाय गिविंग हिम अ चार्ज ऑन द थिंग क्लेम्ड और इन सम अदर इफेक्चुअल वे। तो यहां पर सिंपल कहा है कि जब भी अगर सूट प्रॉपरली इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि जो ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया था अगर वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हुआ था तो यहां पर कोर्ट क्या इसे देगी, इसे जो सूट लाने में कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट इसे पे होगी। और ये कैसे पे हो सकती है, जो प्रॉपर्टी को लेकर के बी और सी का क्लेम है इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर देगी कोर्ट, और या तो किसी अदर इफेक्चुअल वे से इसके कॉस्ट की पेमेंट की जाएगी, जो भी खर्चा इसको वाद लाने में आया है उसकी भरपाई इसे होनी है। तो यही था हमारा आज का इंटरप्लीडर सूट।
सेक्शन 88 रीड विथ ऑर्डर 35 जो कि टोटल 6 रूल कंटेन करता है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है हम लोग इसको समराइज करेंगे। उससे पहले आप लोगों में से किसी को जो भी चीजें ना समझ में आई हूं प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं आगे समराइज करता हूं। तो आइए मैं इसे एक बार कवर करता हूं पूरा। मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया है और उसके बाद जो है हम आज की क्लास ऑफ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 88 और वहां पर हमने क्या देखा सेक्शन 88 में हमने देखा कि एक पर्सन है जिसको कि कोई प्रॉपर्टी दी गई है संभालने के लिए। सिंपली समझिए, यहां पर ए को कोई प्रॉपर्टी दी गई है, वो बी द्वारा दी गई है कि भाई लो तुम इसे संभालो। अब यहां पर जब ये बी प्रॉपर्टी क्लेम करने जाते हैं उसी समय सी भी आ जाते हैं रोल में और वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है और यह भी डिमांड करते हैं ऐसे कि ये प्रॉपर्टी मुझे सौंप दी जाए। यहां पर इनको क्लियर ही नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी है तो है किसकी और इसे ये प्रॉपर्टी रिटेन करके रखनी भी नहीं है। इसे तो मात्र अपने वो चार्जेस और कॉस्ट चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखने में इसकी जेब से गए। तो यहां पर ए क्या करता है कि एक इंटरप्लीडर सूट ला सकता है, इसको लेकर के सीपीसी उसे एम्पावर करता है सेक्शन 88। तो यहां पर ये क्या करेगा कि बी और सी के अगेंस्ट सूट लाएगा इंटरप्लीडर, ये चीज क्लियर करने के लिए, पोजीशन क्लियर करने के लिए कि भाई ये प्रॉपर्टी है तो है किसकी, और यही है इंटरप्लीडर सूट। लेकिन जो ये चीज है ये आखिर क्या हो सकती है, तो हमने देखा ये सम ऑफ मनी हो सकती है पहला, दूसरा कोई डेब्ट हो सकता है, तीसरा कोई प्रॉपर्टी हो सकती है चाहे वह मूवेबल हो या वो इमूवेबल। ये चीजें क्लियर करिए आप लोग। और जो ये अपने कॉस्ट और चार्जेस का क्लेम करेगा वो एज इंडेमनिटी करेगा। यही था हमारा सेक्शन 88। फिर हम गए ऑर्डर 35, वहां हमने टोटल 6 रूल देखे और वहां हमने क्या देखा रूल 1 में कि जैसे प्लेंट आता है सेम प्लेंट वैसे ही आएगा जैसे कि ऑर्डर 7 में दिया हुआ है, साथ में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। क्या कि भैया ए को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और भी जो चीजें दी हुई। फिर हमने रूल 2 देखा ऑर्डर 35 का। तो ऑर्डर 35 पे जब हम रूल 2 देख रहे थे तो वहां हमने देखा कि अगर जो ये ए सूट ला रहा है वो प्रॉपर्टी इस नेचर की कि उसको कोर्ट में प्लेस किया जा सकता है तो वो उसे कोर्ट में ला करके रख देगा। फिर हम गए रूल 4 पे, वहां हमने देखा कि कोर्ट अपनी फर्स्ट हियरिंग में जब इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, सूट कब इंस्टीट्यूट होता है इसको लेकर के हमने सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 ऑलरेडी रीड किया हुआ है। यानी कि जैसे ही प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है और उसके बाद जब फर्स्ट हियरिंग होगी तो फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या क्या कर सकती है, ये ऑर्डर 35 के रूल 4 में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो उसका पहला कहता है कि कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है। पहला कि अगर उसको एडमिशन और एविडेंसेस के बेसिस पे लगता है ये पोजीशन क्लियर है कि प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है तो वो एडजुडिकेट करेगी उसके हिसाब से। दूसरा कहता है कि अगर कोर्ट को क्या लगता है कोर्ट को क्लियर नहीं होता है तो क्या करेगी, फ्रेम इशू की फ्रेमिंग करेगी और जैसे कि ऑर्डिनरी ट्रायल होते हैं, ऑर्डिनरी मैटर का ट्रायल होता है सिविल मैटर में, वैसे चलाएगी। और इसका तीसरा कहता है कि अगर कोर्ट चाहे तो जो ए है यानी कि जो प्लेंटिफ है जिसने कि ये सूट लाया है उसे उसके चार्जेस और कॉस्ट की भरपाई करने के बाद सूट से डिसमिस कर देगी। फिर हम लोगों ने ऑर्डर 35 का रूल 5 देखा जहां पर हमने सिंपली देखा कि एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट और टीनेंट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट क्या नहीं ला सकता, इंटरप्लीडर सूट नहीं ला सकता। और इसके बाद सबसे लास्ट था ऑर्डर 35 का रूल 6 जहां पर पेमेंट ऑफ कॉस्ट की बात हो रही थी, क्योंकि जो ए है अगर वो सूट लाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। तो उस खर्चे की भरपाई के लिए बताता है कि कोर्ट क्या करेगी, सेम प्रॉपर्टी पे जो कि जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का जो डिस्प्यूटेड है उसी पे चार्ज क्रिएट कर देगी या तो किसी अदर वे से वो उसके कॉस्ट की भरपाई करने के लिए परमिट कर देगी। तो ये था आज का आपका इंटरप्रीटर सूट। कल हम देखते हैं कोई नए सूट को, और अभी तक हमारी जो अभी सीरीज चल रही है ये केवल सूट पे चल रही है। तो हम पहले सूट को कवर कर लेंगे पूरा प्रॉपरली, सूट के बाद हम तीनों प्रोसीडिंग देखेंगे, इंसिडेंटल, सप्लीमेंटल और एग्जीक्यूशन, और लास्ट में उसके बाद हमारा चलेगा मिसलेनियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते लिंक को प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।